नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर शहद निकालने का काम किया गया, जहां सीएम धामी ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर इसे साझा भी किया। सीएम ने लिखा, शासकीय आवास पर शहद निष्कासन कार्य के पहले चरण में 57 किलोग्राम शहद निकाला गया और इस बार लगभग 200 किलोग्राम शहद निकालने का लक्ष्य रखा गया। प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाले जैविक और औषधीय गुणों से भरपूर शहद के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेते हुए अधिकारियों को शहद महोत्सव आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया, ताकि मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए जो सभी उत्पाद हैं उनको बढ़ावा मिल सके। हमारी सरकार उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर स्थानीय लोगों को सशक्त बनाते हुए जैविक शहद उत्पादन में राज्य को अग्रणी बनाने के लिए क्रियाशील है। वह उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम ने इस अवसर पर कहा कि छात्रों की सुविधा के लिए इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। निश्चित रूप से हमारे बच्चों के पठन पाठन में ये सहायक सिद्ध होंगे। सीएम धामी ने इस पहल को छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा, इससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा और विद्यार्थियों को परिवहन की समस्या का समाधान मिलेगा। नए बसों के संचालन से छात्रों को स्कूल और कॉलेज जाने में आसानी होगी, जिससे उनकी शिक्षा में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। सभी छात्र छात्राओं को, बच्चों को क्लस्टर आधारित जो हमारे स्कूल हैं, उन स्कूलों में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो, उनको आने जाने के लिए अच्छा साधन हो, परेशानी न हो घर पहुंचने में और स्कूल जाने में। तो उसके लिए आज ये बसें यहाँ से रवाना की गई हैं। निश्चित रूप से ये हमारे बच्चों के पठन पाठन में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और ये पूरे उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का ये नवाचार आने वाले समय में हमारे उदयमान नवोदित छात्र छात्राओं के लिए उनके भविष्य के निर्माण में बहुत सहायक सिद्ध होगा। देहरादून में बीजेपी मंत्री के इस्तीफे पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे पर करण माहरा ने बोला है, फैसला देर से लिया गया लेकिन सही कदम। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, देहरादून में बीजेपी मंत्री के इस्तीफे पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे पर करण माहरा ने बयान दिया, फैसला देरी से लिया गया लेकिन सही लिया गया। वहीं महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाएं, ये मांग करते हुए भी नजर आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां पर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर के तंज कसते हुए नजर आ रही है। अब करण माहरा का बयान सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि फैसला देरी से लिया गया लेकिन सही लिया गया और साथ ही महेंद्र भट्ट को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने की भी मांग की है। जो अपने कृत्यों पर फिर से एक पर्दा डालने की कोशिश के रूप में मैं देखता हूं और ये उचित कदम है जो सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। लेकिन अभी इसमें कुछ बचा हुआ है। जिस तरीके से महेंद्र भट्ट ने सड़क छाप कहा उन आंदोलनकारियों को, जिसमें पूर्व शिक्षकों से लेकर पूर्व फौजियों से लेकर समाज के ऐसे लोग जो समाज के विकास या अन्य चीज़ों में लगातार सक्रिय रहते हैं, उनकी भागीदारी थी, उन्होंने उनको सड़क छाप कहा है। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए संगठन के तौर पे। और रितु खंडूरी जी ने जिस तरीके से कार्रवाई से उसको सदन से बाहर किया या नहीं किया पता नहीं, लेकिन मंत्री को टोकना चाहिए था। जिस तरीके से विधायक को टोका उसी तरीके से मंत्री को भी टोकना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो ये आने वाले समय में इसमें क्या रुख जनता का रहता है वो देखने वाला होगा निश्चित ही, क्योंकि अगर रिसफल होगा तो पूरा होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इसमें ऐसे भी मंत्री हैं जिनके विभागों पर सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन जो है हाई कोर्ट ने की और उसमें 2 कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं, सैनिक धाम में गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। तो इन सब
चीज़ों को एक साथ प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ साथ जो भी सफाई करनी है मुख्यमंत्री को तुरंत कर देनी चाहिए और जो भी नए चेहरे लाने हैं उनको लेकर आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। वही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में 7वीं स्टैंड ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ही 1 अप्रैल 2025 से आरंभ होने वाले नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर के चर्चा हुई। वही इस बैठक में राज्य के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सर्वव्यापी और समान ब्रॉडबैंड सेवाओं की आसान जो पहुंच है वो सुनिश्चित के निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी और प्रतिस्पर्धात्मक कनेक्टिविटी हेतु सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को प्रोत्साहित किया जाए। वहीं साथ ही सीएम ने पिटबुकुल और साथ ही यूपीसीएल की मदद से ऑप्टिकल ग्राउंड वायर के उपयोग के प्रोत्साहन हेतु भी निर्देशित किया। वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि बीएसएनएल 4G सैचुरेशन स्कीम का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा ई सेवाएं प्रदान करने को लेकर के एफटीटीएच की उपयोगिता के संबंध में आईटी विभाग को नियमित मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं। वही मंडल मुख्यालय पौड़ी में कमिश्नर के अस्थायी तौर पर न बैठने को लेकर के कांग्रेस ने कमिश्नरी पौड़ी परिसर में जमकर हंगामा किया है। बता दें कि जहां पर मंडल मुख्यालय पौड़ी में कमिश्नर के अस्थायी तौर पर नहीं बैठे थे, जिसको लेकर के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने LUCC यानी कि लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट और त्रिप्रेट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा धोखाधड़ी करने और जनता की कमाई ठगने के मामले पर भी विरोध जताया। गणेश गोदियाल ने कहा कि मंडल मुख्यालय में कमिश्नरी केवल नाम ही रह गई है और सारे काम देहरादून से हो रहे हैं, जैसे स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। बिल्कुल भाई, इसमें सरकार ने अभी जनता को कोई आश्वासन नहीं दिया और बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस मामले में सबसे ज़्यादा महिलाओं को ठगा गया है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ सरकार ने महिलाओं को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन हम सरकार को भी अल्टीमेट देते हैं कि यदि 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों ने इन लोगों का पैसा वापस नहीं दिया तो यह उग्र आंदोलन होगा और फिर सरकार को भी समझना होगा कि महिलाएं अब भोली भाली नहीं रही। तुम लोगों ने ठग दिया चारों तरफ से महिलाओं को, लेकिन हम इसमें ठोस कदम उठाएंगे भाई। और 20 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने वाले हैं। ये मैं अभी DM साहब से ये लेटर भी लेके आ रही हूँ कि 20 मार्च से हम लोग विभिन्न मुद्दों पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवरी गांव में, एवरी शहर में और सब जिले में बैठने के लिए तैयार हैं। और सरकार अब सुनिश्चित करे कि उन्हें अपने घोटालेबाज पसंद है या फिर नागरिकों की पीड़ा। आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों से एक LUCC नाम की कंपनी सहकारिता में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उत्तराखंड में बैंकिंग कारोबार करने लगी। पहले तो ये बात है कि एक कृषि समिति के रूप में रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव समिति बैंकिंग कारोबार कैसे कर पा रही है, और उसके बाद सरकार के पास ये सूचना होनी चाहिए थी कि इस प्रकार के अनैतिक कारोबार से हो सकता है कि लोगों को कहीं ठगा न जाए। लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं देखा। और आज जब हजारों की लाखों की संख्या में हमारे भाई बंद सब ठगे गए हैं, तो हमने सोचा कि इनकी आवाज उठाई जाए। लोगों ने पहले कोशिश की, मंत्री से मिले, सहकारिता मंत्री से मिले, समाधानकारक जवाब नहीं मिला। तो हमें यह अंदेशा है कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत ये बात है, तो सहकारिता मंत्री जी का भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ रोल होगा निश्चित रूप में। ये ज्ञापन कांग्रेस पार्टी के माध्यम से और जो हमारी महिला हैं उनके माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय आयुक्त महोदय हेतु दिया गया है। ये ज्ञापन उन महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा ताकि इस मामले का शीघ्र निस्तारण किया जा सके। जी हाँ, वो आयुक्त महोदय के लिए है, जो महोदय के समक्ष रखा जाएगा ताकि इस मामले का शीघ्र जाँच करके उसकी कार्रवाई कर सकें। सर, हमें इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि हमारी ये बातें नहीं सुन रहे हैं और हमें 3-6 महीने हो चुके हैं, मतलब 6 महीने के लगभग हमारे कोई इसको काम को नहीं हो पा रहा है और हमारे पैसे इसमें LUCC में फंस रखे हैं। इस वजह से हमें यहाँ आज न्यायालय कार्यालय में आना पड़ रहा है। ये मान रहे हैं क्योंकि थोड़ा सर, जो ये है LUCC कंपनी है, तो इन्होंने कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत बताया था
और इसमें हम सारी ज़्यादातर महिलाएं हैं हम लोग कम पढ़े लिखे थे। इन्होंने हमको प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की इनकी सबकी फ़ोटो दिखा के बोला कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है, इसलिए हमने इसमें काम किया। लेकिन जब मैच्योरिटी का टाइम हुआ तो इन्होंने कहा कि कंपनी बंद हो गई। मतलब यह है कि हम लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा फंसा पड़ा है और लोग हम पे दबाव बना रहे हैं कि पैसे दो। हमने तो ब्रांच में जमा कर रखा है जो पेमेंट थी, लेकिन अब ब्रांच वाले बोल रहे हैं कि बंद हो गया, सोसाइटी बंद हो गई। हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 36वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया। दून में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वह इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा का व्यक्तित्व महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की व्यक्तित्व के जैसा था। बताते चले कि स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 36वीं पुण्यतिथि के अवसर पर घंटाघर स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि हम सभी को हेमवती नंदन बहुगुणा के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। देखिए, आज हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की 36वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनका स्वर्गवास हुआ था 1989 में 17 मार्च को। और भारत ने एक बहुत योग्य नेता, जो भारत का दुर्भाग्य रहा और उनका भी दुर्भाग्य रहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, सबसे योग्य व्यक्ति थे। उन्होंने उत्तराखंड के सुदूर पौड़ी जनपद के बुगानी गांव में जन्म लेकर के अपनी प्राथमिक शिक्षा खिरसू ब्लॉक से शुरू करके और देहरादून में माध्यमिक शिक्षा के लिए रुक करके उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए वो गए और वहां पर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। वही थराली नगर पंचायत सभागार में नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर क्षेत्र के 3 वार्डों से निर्वाचित जो सभासद हैं उन्होंने अपने अपने वार्डों में विकास कार्यों के प्रस्ताव रखे। बैठक में नगर पंचायत के सभी वार्डों में पानी के धारों को पुनर्जीवित करने और उनके सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके साथ ही पथ प्रकाश मंदिरों के सौंदर्यीकरण और पैदल रास्तों के निर्माण के प्रस्ताव पर भी पारित हुए, जो क्षेत्रवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। आज हमारी प्रस्ताव की पहली बैठक हमने रखी है। इसमें सभी लोग उपस्थित रहे हैं, हमारे पार्षद और अधिकारी और मीडिया बंधु सभी लोग उपस्थित रहे हैं। तो हमने इस पे मेन जो हमारे प्राथमिकता हमने कामों को देनी है उसको लेकर के डिस्कस किया है। यहाँ पर सभी लोगों ने हर वार्ड को लेकर के हमारा देवराड़ा जो वार्ड है उसका प्रतिनिधित्व मैं स्वयं कर रही हूँ और वहाँ पर की भी कुछ समस्याएं हैं। वो मेनली मैंने अभी तो जाना है कि जो हमारी वो मंदिर है, नंदा देवी का मंदिर है, उसका सौंदर्यीकरण का हमने रखा है। दूसरा वहाँ पर वॉशरूम और पुजारी के लिए रूम के लिए हमने एक प्रस्ताव रखा है। ऐसे ही हमने वार्ड नंबर 1 से भेटा से जो नारायण मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण और कुछ रास्तों और नालियों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। वही प्रदेश भर में अवैध मदरसों के खिलाफ चलाया जा रहा जो अभियान है उसके क्रम में कोटद्वार के ग्रासनगंज में स्थित अवैध मदरसे को भी स्थानीय प्रशासन ने सीज कर दिया। वही कोटद्वार के एसडीएम सोहनलाल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न विभागों की टीम के साथ जब कोटद्वार के ग्रासनगंज स्थित मदरसे का निरीक्षण किया गया तो जांच के दौरान वह अवैध पाया गया, जिसको सील कर दिया गया है। जिसमें गार्शनगंज में जो एक मदरसा हमें ऐसा संचालित होना पाया गया है जिसमें उनका पंजीकरण नहीं था, तो पंजीकरण न होने के कारण उसको जो है तत्काल प्रभाव से जो है सील कर दिया गया है। जी, इसमें और कौन कौन से विभाग शामिल थे, किस तरह से? इसमें हमारे साथ में जो है पुलिस विभाग सीओ साहब थे, साथ ही समाज कल्याण विभाग से थे और बीओ साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो सभी विभागों ने जो है संयुक्त रूप से जो है कार्रवाई की है। इसके अलावा अभी जो है जांच इसमें चल रही है। यदि इस तरह से कोई बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना पंजीकरण के जो है कोई भी मदरसा संचालित किया पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी।
वही प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास के घटक लाभार्थी आधारित नवनिर्माण के जो अंतर्गत नगर क्षेत्र के 402 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री से प्राप्त राशि 1,95,80,000 रुपए का संबंधित लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मेयर दीपक बाली द्वारा नगर निगम सभागार में आयोजित किया गया। वहीं उक्त राशि शाम तक लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच जाएगी। यदि किसी के खाते में राशि न पहुंचे तो वह नगर निगम कार्यालय से संपर्क कर सकता है। इस अवसर पर मेयर दीपक बाली ने लाभार्थियों से अनुरोध भी किया कि वे उक्त धनराशि का उपयोग सिर्फ अपना घर बनाने में करें। दूसरे कार्यों में लगाए जाने पर धन वापस भी ले लिया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आवास को अगले 15 वर्षों तक कोई नहीं बेचेगा और न ही कोई किराए पर देगा। इसमें कुछ लाभार्थी हैं जिनकी प्रथम किस्त शुरू हुई है, जिन्होंने अभी काम शुरू करा है, उनको 20,000 रुपये प्रति लाभार्थी के हिसाब से 44 लाभार्थी हैं। द्वितीय किस्त जिसमें 27 लाभार्थी हैं, इनको 60,000 रुपये प्रति किस्त के हिसाब से पहुंचेगा आज। तृतीय किस्त जो है वो 109 लाभार्थी हैं, इनको 80,000 के हिसाब से पहुंचेगा। चतुर्थ किस्त 210 लाभार्थी हैं, इनको 40,000 के हिसाब से पहुंचेगा। पंचम किस्त जो 12 लाभार्थी हैं, इनको 20,000 के हिसाब से पहुंचेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री, जैसा कि मीडिया बंधु आपको पता ही है कि 9 तारीख को काशीपुर में आए थे, तो उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 402 लाभार्थियों के लिए श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के द्वारा कुल धनराशि 1,95,80,000 रुपया नगर निगम को दी। और अभी जैसा कि बताया कि हमारे पास धनराशि के रूप में 1,05,00,000 रुपया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया। इसके जैसे जैसे ये लोग मकान बनाना शुरू करेंगे तो इनके खातों में वो उन लाभार्थियों के खातों में वो धनराशि भी किस्त के हिसाब से पहुंचेगी। देश भर की जेलों में बंद कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कई तरह के कार्यक्रम कर रहा है। और इसी क्रम में देश भर की 8 जेलों में बंद जो कैदी हैं उनके लिए खेल और अनुशासन भावना को विकसित करने के लिए तमाम संसाधन उपलब्ध कराए गए। हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में IOCL के चेयरमैन AS साहनी और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। वो इस कार्यक्रम के तहत कैदियों को खेल सामग्री और मुफ्त जो कोचिंग दी जाएगी ताकि वे बाहर जाकर इन खेलों को बढ़ावा दे सके। कार्यक्रम हुआ, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ IOC के चेयरमैन सर की उपस्थिति में। देखिए, इस तरह के जो कार्यक्रम है जेलों में बंदियों को अनुशासित करने, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी हैं। आपने स्वयं देखा अभी आप लोगों ने इस कार्यक्रम को कि बंदियों में इसको लेकर के कितना उत्साह है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि इस तरह की जो IOC की पहल है वो कारागार का दशा और दिशा परिवर्तित करने में बहुत बड़ी रोल अदा करने जा रही है। अभी हमने परिवर्तन का 10वां अध्याय जो है लॉन्च किया है। ये स्कीम जो है वो इंडियन ऑयल ने लॉन्च करी है देश के विभिन्न जेल प्रशासनों के साथ मिलके, जिससे कि हम लोग जो इनमेट्स हैं, जो कैदी हैं, उनके लाइफ में अनुशासन, स्पोर्ट्स उसको हम ला सकें ताकि उनको जब तक वो अंदर हैं तब तक उनकी लाइफ अच्छी बन सके और जब वो बाहर जा सकें तो वो जो कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे उसको वो आगे जाके प्रोपोगेट कर सकें और सोसाइटी में दोबारा से अपना स्थान अच्छे से प्राप्त कर सकें। तो ये हमारा इनिशिएटिव है जिसको हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम लोग करीब जो आज से 4 साल पहले शुरू हुई थी ये जर्नी, उसमें हम लोग अभी 200 जेल को कवर कर चुके हैं और 10,000 से ज़्यादा इनमेट्स को कवर कर चुके हैं और ये जर्नी आगे भी बढ़ती रहेगी। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।